नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो बरेली से है, जहां पर आईवीआरआई के पूर्व निदेशक को धमकी मिली है। पूर्व निदेशक को जान से मारने की धमकी दी गई है। पीड़ित की शिकायत पर बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिल्डर जगमोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। घर के पास भूसा उतारने पर विवाद हुआ था। शिवनगर कॉलोनी में ये विवाद हुआ था। उसके बाद जान से मारने की धमकी मिली है। आईवीआरआई के पूर्व निदेशक को जान से मारने की धमकी की बात सामने आई है और पीड़ित की शिकायत पर अब बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बिल्डर जगमोहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। दरअसल घर के पास भूसा उतारने को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि आईवीआरआई के पूर्व निदेशक को जान से मारने की धमकी बिल्डर की तरफ से दी गई, ऐसा उनका आरोप है। जिसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई और उसी के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली के शिवनगर कॉलोनी में ये विवाद हुआ था और उसी मामले में अब एफआईआर दर्ज हुई है। हमारे सहयोगी हरीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं बरेली से। हरीश, क्या जानकारी आपके पास इस खबर के बारे में? देखिए अमित, पूरा मामला प्रेमनगर थाना क्षेत्र के शिवनगर कॉलोनी का है। आईवीआरआई के पूर्व डायरेक्टर हैं। इन्हीं के पड़ोस में रहने वाले भूमाफिया हैं जो पशुओं का भी कारोबार करते हैं और उनके घर के बराबर में भूसा उतर रहा था। उसी समय जो कूड़ा उनकी तरफ फेंका गया और उनसे वो नाराजगी जाहिर की, क्योंकि उनकी खुद की बेटी अस्थमा की मरीज है। उन्होंने पहले शिकायत की कि आपको इस तरीके का व्यवहार नहीं करना है। बावजूद उसके जो जगनमोहन नाम का आरोपी है इस मुकदमे का, उस पर यह आरोप है कि उसने आईवीआरआई के पूर्व डायरेक्टर को धमकाया और जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद आईवीआरआई के डायरेक्टर ने थाने में शिकायत कर मुकदमा दर्ज कराया। फिलहाल मुकदमा दर्ज हो गया। पुलिस आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस भी जानलेवा साबित हो रहा है। मेरठ में ब्लैक फंगस से 2 लोगों की मौत हो गई है, जिससे अकेले मेरठ में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 5 हो गई है। जबकि मेरठ में अभी ब्लैक फंगस के कुल 66 मरीज हैं, जिसमें कुछ मरीजों का इलाज अभी भी किया जा रहा है, जबकि कुछ को दिल्ली रेफर किया गया है। लखनऊ में भी ब्लैक फंगस के मामले सामने आए हैं। यहाँ अभी तक 73 मरीज सामने आ चुके हैं, जिनका केजीएमयू समेत कई अस्पतालों में इलाज जारी है। तो मेरठ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ब्लैक फंगस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। 2 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है और इसके साथ ही मेरठ में ब्लैक फंगस से मरने वालों की संख्या 5 पहुंच गई है। 66 मरीज यहाँ पर अब तक ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। कुछ का इलाज मेरठ में ही चल रहा है और कुछ को लखनऊ रेफर किया गया है। इसके अलावा लखनऊ में भी 73 केस अब तक ब्लैक फंगस के सामने आ चुके हैं। लिहाजा स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ी हुई है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और साथ ही साथ ब्लैक फंगस से किसी और की मौत ना होने पाए, बेहतर इलाज मिल पाए, ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। लखनऊ से हमारे सहयोगी अलाउद्दीन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरठ से उमेश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, क्या जानकारी, क्या अपडेट है आपके पास? मेरठ की अगर बात करें तो यहाँ पर अब तक ब्लैक फंगस से 5 लोगों की जान जा चुकी है। जी देखिए अमित, मेरठ में अब तक ब्लैक फंगस के 67 नए केस कुल मिलाकर रिपोर्ट किए गए हैं। 25 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं और 42 केस पहले के थे। 67 कुल ब्लैक फंगस के केसेस यहां पर हो चुके हैं। मेरठ में ब्लैक फंगस से 2 और मौतें हुई हैं। मेडिकल कॉलेज में ये मौतें हुई हैं। मेरठ में ब्लैक फंगस से मरने वालों का आंकड़ा 5 पहुंच चुका है। हमारे साथ चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश मोहन मौजूद है। डॉक्टर साहब, क्या कहेंगे, क्या रिपोर्ट्स हैं ब्लैक फंगस को लेकर? हाँ, ब्लैक फंगस के केसेस बढ़ रहे हैं। कुछ प्राइवेट अस्पताल के अंदर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स दोनों में ही ये लोग भर्ती हैं। अर्ली सर्जरी की जा रही है। ईएनटी स्पेशलिस्ट अलग अलग जगह कोशिश करके जितना ज़्यादा उस ब्लैक फंगस के बल्क को रिमूव कर सकते हैं वो रिमूव कर रहे हैं और जो अवेलेबल दवाइयाँ हैं वो देने की कोशिश करें, लोगों को लाभान्वित करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कितनी डेथ्स हो चुकी हैं और टोटल कितने मरीज हैं इस वक्त ब्लैक फंगस के? ब्लैक फंगस के कुल 67 मरीज हैं मेरठ के अंदर। 5 डेथ हो चुकी है। और ब्लैक फंगस से निपटने के लिए आप लोगों ने कोई विशेष तैयारी की है? अलग से वार्ड बनवाया गया है, मेडिकल कॉलेज में अलग से वार्ड बनाया जा रहा है, जिला अस्पताल में भी क्या इसकी प्रिपरेशंस की जा रही? मेडिकल ब्लैक फंगस का इलाज सरकारी हॉस्पिटल्स के अंदर मेडिकल कॉलेज में किया जा रहा है। वहाँ पे अलग से वार्ड बना दिया गया है इसका और अलग टीम है जो कि उसकी लगातार निगरानी कर रही है। उसकी देख रेख में इलाज चल रहा है। सर, लोग क्या खास ख्याल रखें? आपने इससे पहले भी बताया था कि स्टेरॉइड्स की वजह से भी ब्लैक फंगस हो रहा है, ज़्यादा स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल करने से, ज़्यादा समय तक वेंटिलेटर पर रहने से। तो लोग क्या हिदायत बरतें, क्या करें लोग? स्टेरॉइड्स अपने आप ना खाना शुरू करें, ना बंद करें।
स्टेरॉइड्स खाने का या इंजेक्शन लेने का एक सिस्टम होता है। वो धीरे धीरे उसके स्टेरॉइड्स की डोज बढ़ाई जाती है, कुछ समय तक रखा जाता है और धीरे धीरे इसको टेपर किया जाता है। इरेशनल यूज स्टेरॉइड्स का बॉडी की इम्यूनिटी को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से इस तरह की फंगस आना संभव होता है। तो मेरा सभी लोगों को हाइजीन की तरफ ध्यान देना, लोग बाग घर पे जो मास्क लगा के ऑक्सीजन ले रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू जो उनके ऑक्सीजन ले रहे हैं उसके अंदर जो पानी है उसको डिस्टिल वाटर होना चाहिए। वो ठीक है, इंजेक्शन की जो रिक्वायरमेंट है डॉक्टर साहब की तरफ से जो भी सुझाव दिए जा रहे हैं वो लोग बहुत ध्यान से सुन रहे होंगे। लखनऊ से अपडेट लेते हैं, अलाउद्दीन वहां से हमारे साथ हैं। अलाउद्दीन, वहां से क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए, राजधानी लखनऊ में हालात तमाम उत्तर प्रदेश के जो ज़िले हैं उससे ज़्यादा थोड़ा ख़तरनाक हैं। यहाँ पर तादाद कुल करीब 80 के हैं जो मरीज़ हैं और 7 मौतें रिपोर्ट हुई हैं अब तक ऑफिशियली। इसके अलावा जो सबसे ख़ास बात है वो अब प्राइवेट अस्पतालों में भी ब्लैक फंगस के मरीज़ों का आना और तादाद का बढ़ना चिंताजनक है। इससे पहले किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी OSGPGI में इलाज चल रहा था, लेकिन इसके अलावा लखनऊ में चंदन अस्पताल जो कि प्राइवेट है, आपका CNS अस्पताल है, मैक्सवेल अस्पताल के समेत करीब आधा दर्जन अस्पतालों में तादाद अब धीरे धीरे बढ़ रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि पोस्ट कोविड के तो तमाम जो साइड इफ़ेक्ट आ रहे हैं उसका असर आने वाले दिनों में और होगा। जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि कोविड काल में जो कोरोना के मरीज़ थे उनका इलाज फोकस तरीके से किया जाता था, खासतौर से मेडिसिन डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर थे वही फोकस इसका इलाज करते थे। लेकिन ब्लैक फंगस में कई सारे डिपार्टमेंटों का इन्वॉल्वमेंट है, तो ऐसे में ये बेहद महंगी जो है सर्जरी, बेहद महंगा इलाज, तो ऐसे में लोगों का वो कमर तोड़ रहा है, क्योंकि कम से कम इसमें आई स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, डेंटिस्ट की ज़रूरत पड़ रही है, सर्जन की ज़रूरत पड़ रही है, ENT का ज़रूरत पड़ रही है। तो ऐसे में तमाम लोग यही दुआ करें, यही उम्मीद रखें कि ये प्रकोप कम से कम जल्द से जल्द कम हो जाए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। एक बड़ी खबर लखनऊ से, आज से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो गई है। लखनऊ यूनिवर्सिटी और साथ ही अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में आज से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो गई है। माध्यमिक स्कूलों में भी आज से ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हुई है, जिसमें कक्षा 9 से 12वीं तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लास शुरू हो चुकी है। घर से ऑनलाइन क्लास लेंगे शिक्षक और 50% कर्मचारियों के साथ विश्वविद्यालय के विभाग खुलेंगे। छात्रों को परिसर में एंट्री फिलहाल नहीं दी जाएगी। साथ ही साथ संक्रमित छात्रों और अध्यापकों को क्लास के लिए बाध्य नहीं किया गया है। और लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रशांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, ऑनलाइन क्लास की शुरुआत हो गई है, क्या फीडबैक, क्या रिएक्शन छात्रों की तरफ से और शिक्षकों की तरफ से? निश्चित रूप से बात करें योगी सरकार के इशारे के बाद में आज जहां सहमति देने के बाद में आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है कक्षा 9 से 12 की। और वहीं उच्च शिक्षा संस्थानों की अगर बात करें तो उच्च शिक्षा संस्थानों में भी तमाम राज्य विश्वविद्यालयों के साथ में समाज कुलपति और निदेशकों को इस बाबत आदेश जारी कर दिए गए हैं और आज से ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो गई है। ऐसे में 50% वर्क फ्रॉम होम की बात कही गई है और शिक्षकों को ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम की कवायद की गई है, वहीं से उनको ऑनलाइन क्लासेज लेना है। AKTU की बात करें, अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वहां के भी समस्त निदेशकों को यह आदेश दे दिया गया है कि तकनीकी की जितने भी कोर्सेज हैं उनकी भी ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाएं। ऐसे में इस बाबत अगर बात करें उच्च शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और साथ ही साथ में तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा के सभी जो भी पाठ्यक्रम हैं उनके लिए आज ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी गई है। अब इन ऑनलाइन क्लासों का संचालन विधिवत किया जाएगा और साथ ही साथ में शिक्षक हो या छात्र हो उनको बाध्य नहीं किया जाएगा कैंपस में आने के लिए। और साथ ही साथ इस बाबत ये जरूर ध्यान दिया जाएगा कि यदि किसी शिक्षक को कोई कोरोना पॉजिटिव है तो उनको इस चीज़ के लिए भी बाध्य नहीं किया जाएगा कि वो अपनी क्लासेज लें। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा विभाग ने सभी DIOs को संदेश दे दिए हैं और स्पष्ट आदेश दे दिए हैं और उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि यदि माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से 12 के अलावा कक्षा 1 से 8 तक की अगर क्लासेज होती हैं तो DIOs उस पर भी नजर रखें और यदि कोई भी स्कूल इस नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखता है, वो कक्षा 1 से 8 तक की भी क्लासेज लेते हुए दिखता है तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। शुक्रिया प्रशांत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कहा है कि जनता को बुरे हालात में छोड़ने के बजाय जन कल्याणकारी कदम उठाए जाएं। पत्र में प्रियंका गांधी ने कई सलाह भी दी हैं। उन्होंने महंगाई कम करने, बिजली दरों को कम करने के साथ ही निजी अस्पतालों में इलाज की कीमतें तय करने की सलाह भी इस पत्र में दी है। वहीं बीजेपी ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि कांग्रेस पर निशाना साधा गया है और कहा गया है कि आज मोदी और योगी ने देश को बचाया, अगर कांग्रेस होती तो हालात और ज्यादा खराब होते। आपने देखा है नंबर 1 के झूठे हैं
आज मोदी जी हैं इसलिए देश बच गया। कहीं कांग्रेस होते इस देश के तो देश का क्या हालत होता कुछ कहा नहीं जा सकता था। आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी सभी चुनौतियों को, चाहे किसी प्रकार का चुनौती हो, उस चुनौती को अवसर में बदलने का कोशिश करते हैं। केंद्र सरकार ने किसानों को तोहफा देते हुए डीएपी के एक बैग की कीमत को कम कर दिया है। इसकी जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट के जरिए दी। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि सरकार किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इससे अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में बढ़ोतरी के बावजूद हमने उन्हें पुरानी दरों पर ही खाद मुहैया कराने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद डीएपी खाद का एक बैग 2400 रुपए की बजाय 1200 रुपए में मिलेगा। यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने भी केंद्र सरकार के फैसले की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि किसानों का कल्याण प्रधानमंत्री की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। आज प्रधानमंत्री जी ने किसानों के हित में एक बहुत बड़ा उनकी हितैषी का फैसला लिया और ये निर्णय किया है कि किसानों को 1200 रुपये में ही डीएपी दी जाएगी और उसके लिए जो पहले 500 रुपया बोरी सब्सिडी देते थे, 500 के साथ साथ 700 रुपया और अतिरिक्त कर दिया है और जिससे अब 1200 रुपये की सब्सिडी जाएगी और किसानों को 1200 रुपये में ही डीएपी खाद, जो मिट्टी की खाद होती है सुपर फास्फेटिक, वह उनको उपलब्ध हो पाएगा। इस पर भारत सरकार 14,775 करोड़ रुपया अतिरिक्त व्यय करेगी। तो इसके लिए मैं इस ऐतिहासिक फैसले के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपनी ओर से, उत्तर प्रदेश के किसानों की ओर से और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की ओर से उनको मैं अभिनंदन करता हूं, उनको हार्दिक बधाई देता हूं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने एक बार फिर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि बीजेपी के नेताओं ने किसानों की आमदनी को दोगुना करने का वादा किया था, लेकिन किसानों की आमदनी लगातार कम हो रही है। तो जो आपने 3 कानून बनाए हैं, पहले तो किसानों के लिए वो वापस कर लीजिए। दूसरी बात, आपने किसानों के साथ वादा किया था 2014 में, हम आएंगे किसानों की इनकम दोगुनी कर देंगे। तो उसके हिसाब से तो अब किसानों की इनकम तिगुनी चौगुनी होनी चाहिए थी। तो आप कब तक किसानों को सब्सिडी पे जिंदा रखना चाहते हैं? कब आपकी जिम्मेदारी बनती है किसानों को उनको पैरों पे खड़ा करने की? आप उनको पैरों पे खड़ा कीजिए, सब्सिडी पे नहीं, उनकी इनकम कम से कम चौगुनी कीजिए। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने ट्वीट कर शिक्षकों की मौत को लेकर ट्वीट के जरिए राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का समस्त शैक्षिक जगत भाजपा सरकार द्वारा मृतक शिक्षकों व शिक्षा मित्रों के प्रति तिरस्कारपूर्ण रवैये से बेहद आक्रोशित है। भाजपा सरकार मृतकों की संख्या केवल 3 बता रही है। भाजपा सरकार शिक्षक संघ की 1621 मृतकों की सूची को मुआवजे का मान न देकर मृतकों का अपमान कर रही है। लखनऊ में देर रात पुलिस ने आम आदमी पार्टी के जरिए चलाए जा रहे ऑटो एम्बुलेंस को अपने कब्जे में ले लिया और ऑटो चला रहे ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि अभी 2 दिन पहले ही इस ऑटो एम्बुलेंस की शुरुआत हुई थी। वहीं पुलिस की कार्रवाई से नाराज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा है कि उन्हें लोगों की मदद नहीं करने दी जा रही है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये जानबूझकर कार्रवाई की गई है। वहीं घटना के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव भी किया। उत्तर प्रदेश में किसी की मदद करना, किसी की सेवा करना अपराध हो गया है और भारतीय जनता पार्टी की असली सोच उजागर हो रही है। आदित्यनाथ सरकार की असली सोच उजागर हो रही है। उनको कोरोना से नहीं लड़ना है, उनको उन लोगों से लड़ना है जो कोरोना के काल में मदद कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने लखनऊ के अंदर ऑटो एम्बुलेंस सेवा शुरू की, मुफ्त ऑक्सीजन युक्त ऑटो एम्बुलेंस सेवा। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा है ऑक्सीजन किसी को मुहैया कराना, किसी की मदद करना अपराध नहीं है, ये एक सेवा है। और आपने आम आदमी पार्टी के 2 ऑटो एम्बुलेंस सीज कर दिए। कोरोना को लेकर और उससे निपटने के उपायों को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 प्रदेशों के 54 जिलों के जिलाधिकारियों से बात की और जिलाधिकारियों से कोरोना से बचाव को लेकर फीडबैक लिया।
पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना से निपटने के लिए वैक्सीनेशन पर ध्यान देना होगा और वैक्सीन के वेस्टेज को भी रोकना होगा। पीएम ने जिलाधिकारियों को बच्चों और युवाओं के आंकड़ों का आकलन करने की सलाह दी है। पीएम ने कोरोना वायरस के म्यूटेशन को लेकर उसे बहुरूपिया और धूर्त बताया। एक विषय वैक्सीन वेस्टेज का भी है। एक भी वैक्सीन की वेस्टेज का मतलब है किसी एक जीवन को जरूरी सुरक्षा कवच नहीं दे पाना। इसलिए वैक्सीन वेस्टेज रोकना बहुत जरूरी है। आप कर सकते हैं कि अपने जिले में युवाओं, बच्चों में संक्रमण और उसकी गंभीरता के आंकड़े व्यवस्थित करें। अलग से उस पर रेगुलर आप एनालिसिस कीजिए। आप स्वयं भी, मेरा सभी आप प्रमुख अधिकारियों से आग्रह है कि आप स्वयं भी उसका आकलन करें। इससे आगे के लिए तैयारी करने में मदद मिलेगी। और एक बड़ी खबर लखनऊ से है। चुनाव कर्मियों की मौत मामले में अपडेट आया है। योगी सरकार की मानवीय पहल सामने आई है। पंचायती राज विभाग को सीएम ने निर्देश दिया है, चुनाव आयोग से बात करके हल निकालें, आयोग से गाइडलाइन में संशोधन का अनुरोध करें, ये कहा है सीएम योगी ने। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं लखनऊ से, जहां पर चुनाव कर्मियों की मौत मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। और लखनऊ से अनामिका हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनामिका, क्या जानकारी आपके पास, सीएम की तरफ से क्या निर्देश हैं? और देखिए, ये कहा गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आज T9 की बैठक में कि जिस तरीके से कोरोना के दौरान जिन लोगों ने ड्यूटी की, जिन कर्मचारियों ने ड्यूटी की है, उनको लेकर के जो पुरानी गाइडलाइंस है चुनाव आयोग की, जिसमें ये कहा जाता है कि आकस्मिक मृत्यु होने पर ड्यूटी के दौरान उस कर्मचारी के फैमिली मेंबर को एक नौकरी दी जाएगी, साथ में मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन ये तब की गाइडलाइंस हैं जब कोरोना नहीं था और उस वक्त सिर्फ लोगों की मौत एक्सीडेंट में होती थी, या हार्ट अटैक से हुई, या ब्रेन हैमरेज से हुई, या आकस्मिक मौतें होती थी। लेकिन इस बार जो पंचायत के चुनाव हुए हैं या चुनाव में जिन लोगों ने ड्यूटी की है, उसमें से कोरोना से मौतों की भी बात सामने आई है। और ये भी बात सामने आई है कि ड्यूटी के दौरान तो बिल्कुल फिट थे, लेकिन ड्यूटी खत्म होने के बाद वो जैसे ही घर पहुंचे कोरोना संक्रमित हो गए और उनकी मौत हो गई। लेकिन पुरानी गाइडलाइंस की वजह से उन्हें मुआवजे की श्रेणी में शामिल नहीं किया जा पाया था। और इसीलिए अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश दिए गए हैं अधिकारियों को, खासतौर पर मुख्य सचिव को और अपर मुख्य सचिव पंचायती राज को, कि वो चुनाव आयोग के अधिकारियों के साथ बैठकर नई गाइडलाइंस तय करें। उन नई गाइडलाइंस में कोविड से मरने वाले जो कर्मचारी हैं जिनका निधन हो गया, उनको भी श्रेणी में शामिल किया जाए ताकि उनको भी मुआवजा मिल सके। तो मुख्यमंत्री की तरफ से ये मानवीय फैसला किया गया है कि जिन लोगों की मौत ड्यूटी के दौरान हो गई है कोरोना में, लेकिन वो कहीं से भी गाइडलाइंस के भीतर नहीं आ रहे थे, तो अब उन गाइडलाइंस को बदलने के लिए, संशोधन करने के लिए अधिकारी को ये कहा गया है कि वो चुनाव आयोग से अनुरोध करें और बैठकर मानवीय आधार पर कुछ नियमों में संशोधन करें, शिथिलता लाएं, ताकि मैक्सिमम कर्मचारियों को श्रेणी में शामिल किया जा सके और उन्हें मुआवजा मिल सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए अनामिका और जानकारी इन तक पहुंचाने के लिए। आईसीएमआर ने घर में कोरोना टेस्ट करने वाली किट को मंजूरी दे दी है, लेकिन इसका उपयोग कैसे होगा, आप घर बैठे कैसे टेस्ट करेंगे, ये बता रही हैं कोरोना टेस्ट करने वाली एक्सपर्ट टीम। इसको आप ओपन करें। आईसीएमआर की नई गाइडलाइन के हिसाब से अब घरों में बैठे लोग भी कोरोना का टेस्ट अपने घरों पर कर सकते हैं। वो एंटीजन की किट होगी जो कि 1 हफ्ते के बाद मार्केट में आने वाली है। आखिर इस किट का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और ये किट कैसे इस्तेमाल होता है, न जाने कितने सैकड़ों और हज़ारों लोगों का टेस्ट करवाने वाली एक टीम से हम आपको मिलवाते हैं और इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कैसे ये पूरा एंटीजन किट इस्तेमाल होता है, इसके क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन सा केमिकल इस्तेमाल होता है, कैसे इसका रिजल्ट पाया जाता है। मेरे साथ एक ऐसी ही आरआरटी टीम है जिनसे बात कर लेते हैं। मैं मुझे अपना नाम पहले बता दीजिएगा। अंशिका सक्सेना, लैब टेक्नीशियन, और मेरी टीम आरती पांडे और सोनू भैया। अंशिका जी, मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर 4 चीज़ें रखी हुई हैं। मुझे डेमो करके एक बार बताएंगे कि आखिर आप लोग जो फील्ड पर जाती हैं तो कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। हालांकि आईसीएमआर की जो पूरी गाइडलाइन है, आईसीएमआर की जो खबर है वो क्या है और कैसे आप इसको इस्तेमाल करें। आईसीएमआर ने कल अप्रूवमेंट दिया है ना कि आप घर पे अपना टेस्ट कर सकते हैं, जिसको उन्होंने नेम दिया है कोविसेल्फ। और जो हम लोग टेस्टिंग करते हैं उसके थ्रू मैं बता रही हूँ कि कैसे कैसे आप टेस्टिंग कर सकते हैं घर पे। सबसे पहले इसको एंटीजन किट बोलते हैं। इसको आप ओपन करेंगे, इसके अंदर एक एंटीजन किट रहेगी और साथ में ड्रॉपर रहेगा पोर करने के लिए। इसको स्वैब बोलेंगे और ये एक्सट्रैक्शन बफर है। सबसे पहले आप स्वैब को
नेक काम के लिए अच्छी नीयत होनी चाहिए। ऐसी अच्छी नीयत दिखाई है चंडीगढ़ के एक मिनिएचर आर्टिस्ट ने, जिसने चौक से चित्र बनाकर देशवासियों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक किया है। सैंपल लेने के बाद एक से भले दो, दो से भले चार, कोरोना से जाएंगे जीत जब सब मिलकर करेंगे प्रहार। अपील तो असर करती ही है, बस उम्मीद जगाए रहिए, कोशिश करते रहिए। ये भी जगाने की ही एक कवायद है। चित्रों के जरिए लोगों से जुड़ने और उन्हें वैक्सीनेशन कार्यक्रम से जोड़ने की एक ईमानदार कोशिश। और ये कोशिश कर रहे हैं बलराज सिंह। आपने लकड़ी के गत्ते, बालू, पत्थरों और कागजों पर तो चित्रकारी करते सैकड़ों आर्टिस्ट देखे होंगे, पर ये चौक पर कारीगरी करते हैं, वो भी गजब की। देखिए, चौक से इन्होंने दुनिया के सबसे बड़े वैक्सीनेशन कार्यक्रम को परवान चढ़ाने की कोशिश की है। हमारे देश में जो आज ये दौर एक कोविड-19 की वजह से चल रहा है, उसमें कहीं एक हमें पॉजिटिव जो एक चीज़ दिखाई दे रही है वैक्सीनेशन के ज़रिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें और वैक्सीनेशन करवाएं जाके। बलराज सिंह चंडीगढ़ के सेक्टर 21 के एक स्कूल में फिजिकल एजुकेशन टीचर के तौर पर काम करते हैं और पिछले 5 सालों से सिंगल चौक पर नक्काशी कर उन्हें रंगों के जरिए खूबसूरत रूप दे रहे हैं। और अब नाउम्मीदी से घिरे इस दौर में उम्मीद की अलख जगाने निकले हैं। टीकाकरण को हर शख्स तक पहुंचाकर देश को जिताने निकले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।